3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आईएएस कोड एंड प्रोविजन है जो इंडियन स्टैंडर्ड आईएएस 456 हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन एंड सेकंड पार्ट में हमने देखा था इफेक्टिव स्पान के बारे में। आज हम थर्ड पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल यहां पर बताऊंगा जो आईएएस कोड ने दी है अभी तक, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बार्स के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी रखी जाती है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी रखी जाती है। तो देखना ध्यान से, मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं यहां पर। नॉमिनल कवर होता क्या है? नॉमिनल कवर होता है जो टेंशन एनफोर्समेंट, जैसे कि आप एनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हो? टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए। और जो टेंशन एनफोर्समेंट होता है उसके आउटर फाइबर से, या फिर हम जो स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं, अगर स्टीरअप्स प्रोवाइड है, मोस्टली स्टीरअप्स हम प्रोवाइड ही करते हैं स्ट्रक्चर में, तो स्टीरअप्स के आउटर से जो टेंशन फाइबर, आउटर टेंशन फाइबर है, वहां तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? नॉमिनल कवर कहेंगे। मतलब इसका मतलब ये वाला जो आपका पार्ट हुआ, ये जो पार्ट हुआ आपका, ये डिस्टेंस हुई, दिस इज योर नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर क्लियर है? अगर हम इसमें स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं तो मान लो कुछ स्टीरअप्स ऐसे आते, यहां पर मैं बॉटम में स्टीरअप्स बना रहा हूं, तो देखना ध्यान से, स्टीरअप्स कुछ ऐसे आते तो आपके लिए नॉमिनल कवर क्या हो जाता है इस केस में? ये वाला नॉमिनल कवर। क्लियर है? अब नॉमिनल कवर का आईएएस कोडल प्रोविजन ने, आईएएस कोड ने, हमने सबसे फर्स्ट पार्ट में इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जब कंडीशन स्टडी की थी तो उसमें हमने 5 कंडीशंस थी हमारी। कौन कौन सी कंडीशंस थी? फर्स्ट वन माइल्ड, सेकंड वन मॉडरेट, थर्ड वन सीवर, फोर्थ वन वेरी सीवर एंड फिफ्थ वन एक्सट्रीम कंडीशन। 5 कंडीशन थी। इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पढ़ी थी नॉमिनल कवर की, याद भी होगा। दैट इज 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm एंड 75 mm। फर्स्ट थिंग याद रखने की क्या है कि जब भी आपको नॉमिनल कवर पूछे तो आपको पहले उसमें कंडीशन दे रखी गई, ध्यान रखना है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, उसने माइल्ड दी, मॉडरेट दी, सीवर दी, वेरी सीवर दी, एक्सट्रीम दी। ये तो फर्स्ट एक टाइप से जहां से हमें नॉमिनल कवर को डिसाइड करना है। अब देखो, अब तक जो हम पढ़ते आए हैं, देखना ध्यान से, ये एक आपका पार्ट हुआ नॉमिनल कवर का। सेकंड वन आईएएस 456 क्या कहता है और एसपी 34 क्या कहता है? तो देखना, अकॉर्डिंग टू आईएएस 456 क्या किया गया है? बीम, चलो पहले स्लैब आता है, स्लैब लिखते हैं, स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग। इसके लिए क्या दिया गया है? देखो, आईएएस 456 ने अलग क्लोज दी है और एसपी 34 नाम से कोड और है, उसने अलग क्लोज दी है। तो देखना ध्यान से, मैं यहां पर फर्स्ट वन लाइन लिखूंगा, आईएएस 456 क्या कहता है और एसपी 34 क्या कहता है, नॉमिनल कवर को प्रोवाइड करने का तरीका। तो देखना, आईएएस 456 के अकॉर्डिंग यहां जो वैल्यू लिखी जाती है वो क्या आती है? फर्स्ट वन, स्लैब के केस में, स्लैब और बीम के केस में इसने वैल्यू सेम बताई है, 20 mm और यहां पर भी 20 mm। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद में इस केस में आईएएस 456 में कॉलम में क्या दिया गया है? इसके लिए 40 mm दिया गया है और इसके लिए 50 mm दिया गया है। क्लियर है? अब अगर एसपी 34 कोड की बात करें तो एसपी 34 ने यहां पर तो दिया 20 mm, बीम के लिए दिया 25 mm और इसके लिए दिया है सेम 40 mm और अगेन इसके लिए दिया है 50 mm। क्लियर है? अब 50 mm, तो 50 mm का जो पार्ट है यहां तक देख रहे हैं, आपके जो कोड के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज थी। अब इसके बाद यहां पर जो कोड हम डिसाइड करते हैं, मतलब कोड के अकॉर्डिंग जो नॉमिनल कवर डिसाइड होता है वो बेसिकली 2 से 3 पॉइंट्स पे डिसाइड होता है। अब देखो, इनमें से कौन सी वैल्यू काम में लेनी है आपको? इनमें से एक ऑप्शन और देखा जाता है, दैट इज कि यहां पर जो भी वैल्यू होगी, जैसे आपको बीम की बात करी, कॉलम की बात करी, स्लैब की बात करी या फुटिंग की बात की, तो उसमें हमें क्या देखना होता है? डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार भी देखना होता है। जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी इन दोनों में से वो वैल्यू अडॉप्ट कर ली जाती है। ठीक है? अब देखो, नॉमिनल कवर डिसाइड करने का तरीका बताता हूं, क्या क्या कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन, नॉमिनल कवर किन 3 कंडीशन पे देखा जाएगा? एक तो आपका एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन। सेकंड वन आपका जो पॉइंट देखा जाएगा, इसके लिए ये जो कोड के अकॉर्डिंग वैल्यूज दी गई है, जो मिनिमम
नॉमिनल कवर दिया हुआ है वो लेंगे, और थर्ड वन, इसका थर्ड जो पॉइंट देखा जाता है डाया 5x, मतलब मैक्सिमम डायामीटर ऑफ बार, 5x ऑफ बार। अब इन तीनों में से जो भी ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमारे लिए हमारा क्या हो जाता है, नॉमिनल कवर। क्या वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू। अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल करके बताता हूं आपको। कंडीशन कंसीडर करते हैं, एक मन से ही हम इसका थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपके लिए चीजें और क्लियर हो जाए। तो देखना ध्यान से, मन से क्वेश्चन बनाते हैं, एक एग्जांपल बना रहे हैं। आपको क्या कंडीशन दी, कोई भी एक कंडीशन अडॉप्ट कर लो। मान लो हम सीवर कंडीशन अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम कौन सी कंडीशन अडॉप्ट कर रहे हैं, यहां पर लिख देते हैं सीवर कंडीशन के लिए। सीवर कंडीशन होगी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट दे दिया आपको सीवर कंडीशन। सेकंड वन आपको दे दिया कि आपको फुटिंग के लिए डिजाइन करना है। क्लियर है, आपको फुटिंग के लिए डिजाइन करना है, फुटिंग के लिए नॉमिनल कवर की वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या होगा अब, और इसके अंदर डाया ऑफ बार जो दे रखा है वो आपको 32 mm डाया दे रखा है, 32 mm डाया दे रखा है आपको बार का। अब देखना ध्यान से क्या है, हम तीनों के लिए कवर लिखते हैं। देखो सीवर कंडीशन के अकॉर्डिंग, सीवर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप कवर अडॉप्ट करते हो तो मिनिमम कवर कितना होना चाहिए, 45 mm। दैट इज हम यहां पर लिखते हैं 45 mm। फुटिंग के लिए कवर की वैल्यू कितनी दी गई है, अगर IS 456 देखें या SP 34 देखें जिसके अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है, तो हम वैल्यूज को अडॉप्ट करेंगे और यहां पर क्या हो जाएगा 50 mm। फुटिंग के लिए क्या दिया हुआ कवर की वैल्यू 50 mm। अगेन हम देखेंगे डाया ऑफ बार, इन दोनों में से क्या होना चाहिए, बड़ा जो भी होगा वो कंसिडर करेंगे। तो डाया ऑफ बार हमारे पास क्या है 32 mm। अब देखो इनमें से जो भी ग्रेटर वैल्यू है वो आपका मिनिमम नॉमिनल कवर हो जाता है। तो यहां पर जो कवर आएगा वो क्या आ जाएगा 50 mm आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और कौन सा करें, देखना ध्यान से, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी कंडीशन को कंसीडर करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या लें, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं इसका कि अब हम एक्सट्रीम कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। कौन सी कंडीशन ली, एक्सट्रीम कंडीशन ली। बीम के बारे में हम बात कर रहे हैं और हमें जो डाया ऑफ बार दिया हुआ था वो कितना दे दिया 20 mm डाया। कहीं एक्सट्रीम कंडीशन थी, मतलब जहां टाइडल जोन हो या फिर केमिकल अटैक्स हो रहे हो वहां पर हम बना रहे हैं। एक्सट्रीम कंडीशन ले ली, बीम के लिए ले ली और 20 mm डाया ऑफ बार दे दिया। अब बताओ एक्सट्रीम कंडीशन के लिए आप जब बात करोगे तो आपके पास नॉमिनल कवर, मतलब जो मिनिमम कवर की वैल्यू कितना होती है, मिनिमम नॉमिनल कवर कितना होता है 75 mm। दैट इज 75 mm। और बीम के लिए जब आप कवर देखोगे तो इन दोनों में से बड़ा कवर कौन सा है, अगर आपको किसी भी एक कोड से लेना हो तो 25 mm एंड डाया ऑफ बार कितना दे दिया 20 mm। तो इन तीनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 75 mm। तो इसका मतलब मिनिमम नॉमिनल कवर कितना हो गया आपका 75 mm। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। मैं इस नॉमिनल कवर से आपको, नॉमिनल कवर तक का पार्ट समझ में आ गया होगा आपके, किसी भी कंडीशन को कोई भी मिक्स करके क्वेश्चन दे दे तो आप निकाल सकते हो। तो अब देखो नॉमिनल कवर की हेल्प से हम इफेक्टिव कवर निकालना सीखेंगे। इफेक्टिव कवर कैसे निकाला जाता है, जब आपको मल्टी लेयर रेनफोर्समेंट दिए गए हो या सिंगल लेयर दिया गया हो, दोनों ही केस में मैं आपको रेनफोर्स, मतलब जो इसका इफेक्टिव कवर है वो निकालना सिखाऊंगा। ध्यान देना इस पे, ये डेटा रफ कर रहा हूं तो देखना ध्यान से। नॉमिनल कवर अब आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि नॉमिनल कवर क्या बनेगा। अब हम उसका इफेक्टिव कवर निकालना सीख रहे हैं। तो देखो इफेक्टिव कवर निकालने से पहले कुछ चीजें, थोड़ी सी कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं हम। देखना ध्यान से, क्या होता है इफेक्टिव कवर। मान लो इसका जो डाया दे रखा था, मतलब स्टीरअप्स का डाया है वो 5S बोल देते हैं स्टीरअप्स के डाया को, क्लियर है। मैन रेनफोर्समेंट है, इसका जो डाया था वो 5 दे रखा था आपको, क्लियर है। किसका, मैन रेनफोर्समेंट का डाया कितना दे रखा था 5। अब हम वेरी, जब डायमीटर वेरी करते हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हमें कौन सा डाया अडॉप्ट करना है। तो देखना ये 5S दे रखा था, ये 5 दे रखा था। अब आपको इफेक्टिव कवर निकालना है। इफेक्टिव कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर जो होता है वो आपका क्या होता है कि सेंट्रोइड ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट से, किसके, रेनफोर्समेंट के सेंट्रोइड से आउटर टेंशन फाइबर तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट टू द आउटर मोस्ट टेंशन फाइबर इज कॉल्ड इफेक्टिव कवर। यहां तक बात समझ में आई। चले आगे, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जाम में ऐसी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, हमें इसकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो देखो
यहां तक की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब इसको ध्यान से देखोगे, डायग्राम अगर दिमाग में बना लोगे तो आपके पास क्या चीज आएगी कि इफेक्टिव कवर निकालना, तो मेरे को यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका नॉमिनल कवर। देखना ध्यान से, मैं यहां पर चीज लिख रहा हूं कि आपको समझ आए। नॉमिनल कवर प्लस नॉमिनल कवर, ये डिस्टेंस तो आएगी। अब इसका डाया पूरा का पूरा आएगा, इसका डाया आधा आएगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं स्टीरअप्स का डाया प्लस 5 डिवाइड बाई 2, मतलब मैन एनफोर्समेंट का हाफ। यहां तक बात समझ में आई। ये आप सिंगल लेयर एनफोर्समेंट में आप इफेक्टिव कवर निकाल सकते हो। यहां तक बात समझ में आई। अब बात आती है कि इसमें सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये डाया अलग था, ये डाया अलग था। जैसे यहां पर 12 mm दे दिया, ये वाला डाया आपको ये दे दिया 16 mm, और ये वाला भी आपका कितने का हो गया 16 mm का। तो आप कौन सा लोगे? तो यहां पर जो डाया कंसीडर किया जाएगा वो मैक्सिमम साइज ऑफ डाया होगा, मतलब जो सबसे बड़ा होगा डायामीटर वही आपका कंसीडर होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? चले आगे। अब देखो ध्यान से, ये तो सिंगल लेयर में आपको इफेक्टिव कवर निकालना था, उसकी है। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद मल्टी लेयर में निकालना है, तो कैसे निकालोगे? मल्टी लेयर में निकालना है तो देखो, मैं यहां से स्टीरअप्स को थोड़ा सा बना रहा हूं ऊपर तक, स्टीरअप्स को बना देते हैं। ठीक है, ये आपके स्टीरअप्स हो गए। देखना, आप समझना थोड़ा सा ध्यान से। अब मैं सबके डाया डिफाइन कर रहा हूं। ये 5-1 डाया था, इसका डाया कितना था 5-2 डाया था। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है दोनों रेनफोर्समेंट के बीच की, ये y मान ली। क्लियर है? ये y मान ली। अब यहां तक की ये डिस्टेंस तो क्या हो गई नॉमिनल कवर, ये आपका क्या हो गया स्टीरअप्स, इसका डाया मान लिया 5s, और इसका 5-1 और इसका 5-2, मतलब सेम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड थे, 5-1 डाया थे। क्लियर है? और इस लेयर में 5-2 डाया थे। अगर अलग अलग होंगे तो हम कौन सा डाया अडॉप्ट करेंगे इस लाइन में से? जो सबसे बड़ा होगा 5-1 में से, मतलब जो 5 मैक्सिमम होगा वो प्रोवाइड करेंगे, और सेकंड लेयर में भी वही प्रोवाइड करेंगे जो सबसे मैक्सिमम होगा। तो इसका जब हम इफेक्टिव कवर निकालेंगे, इफेक्टिव कवर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिएगा। इफेक्टिव कवर क्या होता है कि आपको सबसे पहले सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। सेंट्रोइड कैसे निकालोगे? आपको रेनफोर्समेंट का, ये अगर रेनफोर्समेंट सेम डाया के होंगे तो इनके मिड में सेंट्रोइड आ जाएगा। मान लो 5-1 और 5-2 डाया के थे और आपको सेंट्रोइड का नहीं पता, तो सेंट्रोइड निकालते हैं सबसे पहले। तो देखना, सेंट्रोइड को मैं यहां से एक डिस्टेंस मार्क करता हूं। कहां से? इस आउटर लेयर से। ये जो रेनफोर्समेंट की लेयर थी, यहां से कुछ y बार डिस्टेंस पे सेंट्रोइड एक्ट कर रहा था इसका। क्लियर है यहां तक? तो आपको ये सेंट्रोइड निकालना आना चाहिए। तो सेंट्रोइड निकालना आना चाहिए, तो सेंट्रोइड निकालने के लिए आपको क्या करना है? देखो ध्यान से, y बार निकालनी है, और सबको पता है कि y बार कैसे निकलती है। y बार निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? इस लेयर का एरिया। इस लेयर का क्या चाहिए? एरिया। तो देखो ध्यान से, हमेशा रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो सेम लेयर में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखना, मान लो 5-1 के कोरस्पॉन्डिंग सारी बार का एरिया कितना है A1, इसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया कितना मान लिया A1, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आने वाला एरिया क्या मान लिया A2। क्लियर है यहां तक? तो देखना ध्यान से, A1 इंटू कहां पे ले? इस बेस से हमें चाहिए, तो इस बेस से इनका सेंट्रोइड कहां पर एक्ट करेगा? इनके डाया के हाफ पर। एक मिनट, दूसरे पेन से मार्क करता हूं इसको। देखिएगा, यहां का जो सेंट्रोइड होगा वो इस डाया के हाफ पर एक्ट करेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5-1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? तो यहां पर A1 इंटू जो आपकी Y1 होगी, इसको हम Y1 नाम दे देते हैं, A1 इंटू Y1 प्लस क्या होगा A2, इसका एरिया क्या है A2, इंटू Y2 क्या होगी आपकी? इनके सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी Y2। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी Y2, और Y2 होगी, तो ये जो Y2 होगी वो कैसे निकालेंगे? तो देखना ध्यान से, मैं इस Y2 को यहां क्लियर कर रहा हूं आपके लिए। Y2 क्या होगी? आपको ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस कितनी है
phi2 डिवाइड बाई 2 प्लस बीच की इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है, दैट इज y प्लस ये डिस्टेंस कितनी है phi1। यहां तक बात समझ में आई। y2 कैसे निकाला, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी y1, ठीक है, एक मिनट, ये हो गई phi1, सॉरी ये हो गई phi1, यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी y और यहां तक की क्या होगी phi2 बाई 2। क्लियर है यहां तक? तो देखना ध्यान से, आपके पास y2 भी आ चुकी है, तो यहां पर आप y2 रखोगे और डिवाइड बाई a1 प्लस a2 कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा y बार। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां से आपके पास ये जो y बार मार्क किया है ये आपके पास आ जाएगा, और जैसे ही y बार आएगा तो आपके लिए इफेक्टिव कवर निकालना बहुत इजी रहेगा। देखना ध्यान से, नॉमिनल कवर प्लस, देखो ध्यान से, यहां तक की डिस्टेंस चाहिए हमें, तो क्योंकि यही आपके क्या होगा इफेक्टिव कवर को दिखा रहा होगा, यही सेंट्रोइड कुछ एक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट पे सेंट्रोइड कुछ एक्ट कर रहा है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या होगी इफेक्टिव कवर। और इफेक्टिव कवर को निकालने के लिए देखना ध्यान से, नॉमिनल कवर प्लस इसका डाया प्लस वाई बार कर दूं, मेरे पास इफेक्टिव कवर आ जाएगा। तो नॉमिनल कवर प्लस फाइव एस प्लस वाई बार। इस केस में आपका इफेक्टिव कवर जो होगा इस बीम का, वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। होप यहां तक बात समझ में आई होगी। क्लियर है यहां तक? अब देखना ध्यान से, y क्या है वर्टिकल डिस्टेंस, x नाम से एक नोटेशन और दे रहा हूं, यहां पर देखना सब बीम के लिए यही चलेगा, ये x नाम से एक नोटेशन दे रहा हूं। क्लियर है? ये x नाम से नोटेशन दिया है या y नाम से नोटेशन है, मतलब दो रेनफोर्समेंट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, उसको भी हम कंसीडर करते हैं। यहां तक का पार्ट समझ में आ गया होगा। चले आगे। अब देखना ध्यान से कि इस पार्ट में देखना ध्यान से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या होगा और वर्टिकल डिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या होगा। तो देखना ध्यान से, इस चीज को मैं यहां से ये डाया रफ कर रहा हूं। हाँ चलते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला ये पार्ट, आपने जो ये पार्ट मार्क किया, इसकी हॉरिजॉन्टल दो रेनफोर्समेंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो देखो कोड के अकॉर्डिंग दो रेनफोर्समेंट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए वो देखते हैं। नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। ये 5 mm क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ये मोर्टार के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो मसाला जो आप लगाते हो ना एग्रीगेट के पास पास, उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। शुड नॉट बी लेस देन 5 मैक्स, मतलब मैक्सिमम डाया ऑफ द बार, यहां तक, इन दोनों से कम नहीं होनी चाहिए। कोई भी केस ले लेना, दो रेनफोर्समेंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो इससे कम नहीं होगी। अब बात करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस कौन सी, देखना ध्यान से, इस डिस्टेंस की बात करें तो हमने y मार्क किया था यहां पर। ये जो रेनफोर्समेंट के बीच की, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दो रेनफोर्समेंट के बीच की, वो क्या होनी चाहिए। तो देखो ये होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 2/3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी लेस देन 15 mm और शुड नॉट बी लेस देन 5 max। इससे कम नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम डाया ऑफ द बार। इसका क्राइटेरिया भी आप लोग याद रखोगे। ये दो क्राइटेरिया, ये तो वर्टिकल डिस्टेंस का क्राइटेरिया है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का क्राइटेरिया है, दोनों याद रखोगे। होप अब तक हमने बात की नॉमिनल कवर की, फिर हमने इफेक्टिव कवर निकालना सीखा, फिर हमने लास्ट क्या बात की कि यहां पर दो रेनफोर्समेंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए और दो रेनफोर्समेंट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। थैंक यू।